नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आज के शो में कई बड़े खबरों का हमें रुख करना है। बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की होगी, जिन्होंने ईडी के चौथे समन को भी नज़रअंदाज कर दिया। केजरीवाल ने नोटिस को ही अवैध बता दिया और गोवा चले गए। मतलब किसी का गोवा प्लान तो सक्सेसफुल हो ही रहा है। हम वैसे बड़ी खबर में ये भी बताने वाले हैं कि ईरान और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी में भारत के बयान का क्या मतलब निकाला जाए, और साथ में बिल्किस बानो केस की भी चर्चा होगी। बताएंगे कि बिल्किस के बलात्कारियों ने अब सुप्रीम कोर्ट में क्या गुहार लगाई है, क्या बहाना बनाया। लेकिन पहले चर्चा आज की कुछ सुर्खियों की। पहले चलते हैं अयोध्या। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हुए वैदिक अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। आज यानी 18 जनवरी को रामलला की मूर्ति गर्भगृह में पहुंच गई। ये जानकारी मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मीडिया को दी है। उन्होंने बताया कि मूर्ति को क्रेन के माध्यम से राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के अंदर ले जाया गया। अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम के बीच छुट्टी की भी खबर आ गई है। केंद्र सरकार ने 22 जनवरी को पूरे देश में आधे दिन की छुट्टी का आदेश दिया है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। पूरे भारत में सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों और केंद्रीय संस्थानों में 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक आधे दिन की छुट्टी रहेगी। दूसरी सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। यहाँ गुरुवार यानी 18 जनवरी की सुबह नौशेरा में एलओसी पर बारूदी सुरंग विस्फोट में सेना का एक जवान वीरगति को प्राप्त हो गया, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घटना 17 सिख लाइट इन्फेंट्री के इलाके से लगभग 300 मीटर की दूरी पर हुई। विस्फोट के वक्त सेना के जवान नियंत्रण रेखा पर ड्यूटी पर तैनात थे। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि हमले में जिस जवान ने अपनी जान गंवाई वो अग्निवीर थे। हालांकि आर्मी ने अब तक किसी भी जवान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अब दिन की बड़ी खबर पर चलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के बीच चल रही रस्साकशी चल ही रही है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में हुए कथित घोटाले को लेकर केजरीवाल को लगातार समन भेजा जा रहा है, लेकिन उन्होंने आज एक बार फिर इस समन को अस्वीकार कर दिया। चौथी बार पूछताछ के लिए वो नहीं पहुंचे। आम आदमी पार्टी ने बताया कि केजरीवाल आज गोवा जाने वाले हैं। 18 से 20 जनवरी के बीच ये उनका दौरा पहले से तय था, ऐसा पार्टी ने कहा। केजरीवाल ने साफ किया कि ये जो चारों नोटिस उनको इशू हुए वो कानून की नज़र में अवैध हैं। केजरीवाल के मुताबिक ऐसे नॉन स्पेसिफिक जनरल समन कोर्ट में निरस्त कर दिए जाते हैं, रद्द कर दिए जाते हैं। केजरीवाल का कहना है कि वो ईडी को लिख चुके हैं कि ये नोटिस अवैध क्यों हैं, लेकिन जांच एजेंसी इनका जवाब नहीं दे रही। उनका आरोप है कि बीजेपी ईडी को चला रही है। ये उन्हें गिरफ्तार करने की एक राजनीतिक साजिश है ताकि उन्हें लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार से रोका जा सके। गोवा जाने से पहले केजरीवाल ने अपने इस समन पर मीडिया से और क्या कहा, आप सुनिए। कानून की नज़रों में इलीगल हैं, इनवैलिड हैं। ऐसे नोटिस, जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिस पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा, उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है, इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूँ, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। ये तो हो गई टेक्निकल बात। लेकिन ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। कोई नहीं, ये जांच 2 साल से चल रही है। 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। कई कोर्ट्स इनसे बार बार पूछ चुके हैं, भाई कितने पैसे की रिकवरी हुई, कोई सोना मिला, कोई जमीन के कागज मिले, कोई पैसे की रिकवरी हुई, कुछ कैश मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल पहले भी ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित बता चुके हैं। उनका कहना है कि समन से बात साफ नहीं होती है कि उन्हें किस लिहाज से बुलाया जा रहा है, गवाह के तौर पर या संदिग्ध के तौर पर। जब पिछले साल यानी कि 2023 में 2 नवंबर को पहली बार उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, उन्होंने कह दिया कि बीजेपी के कहने पर ही ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। ये भी कह दिया कि ईडी को तुरंत ये नोटिस वापस लेना चाहिए। इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को गिरफ्तार किया जा चुका है। वो सभी न्यायिक हिरासत में हैं। आम आदमी पार्टी नई शराब नीति में किसी भी तरह का घोटाला होने से इनकार करती रही है। अब ये पॉलिसी वापस भी ली जा चुकी है। सीबीआई और ईडी कोर्ट में बता चुकी हैं कि नई शराब नीति कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के मकसद से बनाई गई थी। चार्जशीट में कई बार केजरीवाल का भी नाम लिया गया है। कहा गया है कि इस केस के आरोपी नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने के दौरान केजरीवाल के संपर्क में थे।
2 नवंबर के बाद केजरीवाल को ईडी ने दूसरी बार 21 दिसंबर और फिर 3 जनवरी को बुलाया, लेकिन तीनों समन में वो जांच एजेंसी के सामने नहीं पहुंचे। हर बार अलग अलग वजहें बता दी। 2 नवंबर को जब उन्हें पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो हमने इस मुद्दे पर तसल्ली से बात की थी कि ये पूरा मामला क्या है और क्यों मुख्यमंत्री से लेकर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जांच एजेंसियां पूछताछ के लिए बुलाती जा रही हैं। उस शो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लगा दे रहे हैं, आप चाहें उसे भी देख सकते हैं। एक तरफ केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी उन पर कानून के अपमान का आरोप लगा रही है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ईडी के संबंध से केजरीवाल के पसीने छूट रहे हैं। सुनिए। सभी न्यूज चैनल्स पे चल रहा है, भारत में सबसे बड़ा कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल कांप रहा है थर-थर, सर्दी में निकल रहे हैं पसीने, अंदर से हुआ है बहुत उसमें डर। और क्यों? कारण यह है कि ईडी ने चौथा समन भेजा अरविंद केजरीवाल को और उनसे पूछताछ करना चाहिए। ये तो न्याय संगत है, कानून संगत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा क्या हुआ कि सर्दी में आप के पसीने छूट रहे हैं, आप थर-थर कांप रहे हैं, आपको डर लगने लगा है? ये तो हो गए बीजेपी के इल्जाम। इसी तरह बीजेपी पर कानून के अपमान का आरोप आम आदमी पार्टी भी लगा दे रही है, लेकिन दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ में आज चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था, यानी कि 18 जनवरी के रोज, लेकिन ये टल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के बीमार होने के कारण हो गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी जानबूझकर चुनाव टाल रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जीत तय थी, इसलिए बीजेपी की नींद उड़ गई। 35 पार्षदों वाले चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर मेयर चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी के कुल 14 पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7। चुनाव नहीं होने के बाद आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि वो चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट तक जाएंगे। सुनिए। हम लोगों के पास आज इस इलेक्शन बिल्डिंग में जाने के लिए वैलिड पासेस थे। हम समय पर यहां पहुंचे, लेकिन यह बताया गया कि एंट्री बंद कर दी गई है। और एंट्री इसलिए बंद कर दी गई है क्योंकि प्रिसाइडिंग अफसर अचानक से बीमार पड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रिसाइडिंग अफसर भी बेचारे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई अस्पताल उन्हें भर्ती नहीं कर रहा क्योंकि वो वास्तव में बीमार नहीं है। लेकिन ये हथकंडे हैं भाजपा के। ये दिखाता है कि भाजपा इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए और निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। मेरा आप सबके माध्यम से देश की जनता को भी निवेदन है कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें भी बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा से छुटकारा पाना जरूरी है। अगर भाजपा बनी रही तो वो एक एक कर सारे चुनाव रद्द कर देगी और भारत को नॉर्थ कोरिया बना देगी। अब बात बिल्किस बानो केस की। इस साल की 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के गैंग रेप केस में 11 दोषियों की रिहाई को निरस्त कर दिया था। जो रिमिशन मिला था उसे पलट दिया था और दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का हुक्म दिया था। यानी सभी दोषियों को 22 जनवरी तक जेल पहुंचना था, रिपोर्ट करना था। पर उससे पहले आज 5 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर करने के लिए थोड़ा और वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट इनकी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। ये याचिका दायर करने वाले हैं गोविंद भाई नाई, रमेश रूपा भाई चांदना, मितेश चमनलाल भट्ट, प्रदीप रमनलाल मोडिया और विपिन चंद कन्हैया लाल। कोर्ट में क्या हुआ ये जानने से पहले आपको बता देते हैं कि इन सभी ने अभी सरेंडर ना कर पाने के क्या क्या कारण बताए हैं। किसने क्या कहा, सुनिए। गोविंद ने अपनी पारिवारिक समस्या बताई। उसका कहना है कि पिता 88 साल के हैं और मां 75 साल की हैं। दोनों गोविंद पर ही निर्भर हैं, इसीलिए उसे कुछ और दिन की मोहलत दी जाए। रमेश चांदना का कहना है कि उसके बेटे की शादी है, शादी को लेकर तैयारियां करनी है, इसलिए कुछ वक्त और चाहिए। मितेश भट्ट का कहना है कि सर्दी की फसल काटने के लिए तैयार है, फसल काटने के लिए समय दिया जाए। चौथा जो है प्रदीप, उसने बताया कि हाल ही में उसके लंग्स की सर्जरी हुई, सेहत में सुधार होने तक मोहलत चाहिए। और 5वां जो है विपिन चंद कन्हैया लाल, उसका कहना है कि हाल ही में उसके पैर का ऑपरेशन हुआ था जिसकी वजह से वो आंशिक तौर पर विकलांग हो गया है।
यानी किसी के माँ बाप बूढ़े हैं तो किसी के बेटे की शादी है, कोई फसल काटने वाला है तो कोई अभी अभी विकलांग हो गया है। इंडिया टुडे की कनु शारदा की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल की बेंच के सामने आया। उन्होंने इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने पेश करने को कहा है। इस साल 8 जनवरी को बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की रिहाई का आदेश रद्द कर दिया था। गुजरात सरकार के आदेश को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की तकलीफ को समझना जरूरी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि अपराध का एहसास होने के लिए सजा दी जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह मामला महाराष्ट्र सरकार के जुरिस्डिक्शन में आता है, न कि गुजरात सरकार के, जिसने इन 11 दोषियों को रिहा करने का फैसला ले लिया। अवैध था ये। इसकी वजह यह है कि 21 जनवरी 2008 को मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार भी रखा था। ये दोनों ही फैसले महाराष्ट्र में लिए गए थे। गैंगरेप और हत्या के केस में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषी 15 अगस्त 2022 को रिहा हो गए थे। गुजरात सरकार ने कहा था कि सभी दोषियों को अच्छे व्यवहार के कारण रिहा किया गया। आज के शो में हम एक ऐसे मसले पर भी बात करेंगे जो अक्सर हम अपने कार्यक्रम दुनियादारी में उठाते हैं। पाकिस्तान पर ईरान की एयर स्ट्राइक। इसके बाद पाकिस्तान ने भी ईरान के कथित आतंकवादी संगठनों के ठिकानों पर हमला किया है, दावा किया है कि उसने हमला किया। ईरान और पाकिस्तान अब आमने सामने हैं, जो कि पड़ोसी थे। यहाँ हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पर हिंदुस्तान का बयान भी आ गया है। भारत ने ईरान के हमले को आत्मरक्षा में उठाया हुआ कदम बताया। सीधा सीधा नहीं कहा है, लेकिन जो कहा गया है उसका ये मतलब निकाला जरूर जा रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मिसाइल हमले के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। कहा कि ये मामला ईरान और पाकिस्तान के बीच का है, लेकिन आतंकवाद को लेकर हिंदुस्तान को किसी भी तरह से समझौता करने वाला नहीं है। हमें पता है कि आत्मरक्षा में देश इस तरह के कदम उठाते हैं। भारत के बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत का यह बयान पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ दो टूक है। अहम इसीलिए भी है क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान पर हमला हुआ उस दिन ईरान ने इराक और सीरिया के इलाकों पर भी हमले किए थे, लेकिन हिंदुस्तान ने उन हमलों को लेकर कुछ नहीं कहा था। रक्षा मामलों के जानकार और थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन के सीनियर फेलो डेरेक ग्रॉसमैन ने भारत के बयान को शेयर करते हुए लिखा कि भारत को अपने बयान में ये आखिरी लाइन नहीं जोड़नी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा किया। इससे साफ है कि भारत का निशाना पाकिस्तान की तरफ था। ईरान को लेकर भारत के स्टैंड के बारे में क्या पता चलता है? क्या भारत इस हमले को लेकर सीधे सीधे ईरान के साथ है? ये समझने के लिए हमने बात की रक्षा मामलों के जानकार कमर आगा से। भारत की जो नीति है वो इन दूसरे मुल्कों के इंटरनल अफेयर्स में या इस तरह के उसमें हस्तक्षेप नहीं करता, मगर ये भी जाहिर कर दिया उसने कह के कि जिस तरह की पाकिस्तान गतिविधियां कर रहा है, जिस तरीके से आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है, उसके चलते कारण बहुत से देश हैं विक्टिम में उसके बन गए हैं, उससे परेशान हैं। और अगर कोई इस तरह का कदम करता है तो उसका राइट है, राइट टू सेल्फ डिफेंस में, अपने डिफेंस में आदमी कर सकता है राइट। भारत ने इसलिए कहा कि भारत स्वयं पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद से काफी समय से पीड़ित है, कई दशक से पीड़ित है, और पाकिस्तान को बार बार इस बात पे कहता है कि भाई ये इस टाइप की जो गतिविधियां हैं इसको बंद कीजिए ताकि बातचीत के माध्यम से मसले हल किए जाएं। ईरान ने पाकिस्तान में हमला 16 जनवरी के रोज किया था। इसके एक दिन पहले ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान की यात्रा की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी भी जल्द हिंदुस्तान आने वाले हैं। ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसा पद है। वो भारत के आने से अजीत डोभाल से मिलेंगे, यानी दोनों देशों के बीच बातचीत बढ़ रही है, बढ़ने वाली है। इजरायल और हमास के बीच जंग शुरू होने के दौरान दोनों देशों के स्टैंड्स अलग थे। ईरान इजरायल को अपना कट्टर दुश्मन मानता है, लेकिन पिछले नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी से बात की थी। तब प्रधानमंत्री मोदी ने चाबहार पोर्ट का भी जिक्र किया था। ईरानी राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, पश्चिम एशिया में कठिन हालात हैं और इजरायल हमास संघर्ष पर ईरान के राष्ट्रपति के साथ बातचीत हुई है। आतंकवादी घटनाएं, हिंसा और नागरिकों की जान का नुकसान गंभीर चिंता का विषय है। तनाव बढ़ने से रोकना, लगातार मानवीय सहायता सुनिश्चित करना, शांति और स्थिरता की जल्द बहाली, ये सब महत्वपूर्ण है। चाबहार बंदरगाह सहित हमारे यानी कि भारत ईरान द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति का स्वागत है। ये प्राइम मिनिस्टर के शब्द।
जयशंकर के ईरान दौरे में चाबहार पोर्ट का जिक्र कई बार आया। भारत इस पोर्ट के विकास में पैसा लगा रहा है। कहा जा रहा है कि ये भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के देशों से जोड़ने में मदद करेगा। ये ग्वादर में चीन के दखल को काउंटर करने में भी मदद कर सकता है। अब इन वैश्विक घटनाक्रमों के बीच भारत और ईरान के बीच नज़दीकी बढ़ने के क्या मायने हैं, ये भी हमने कमर आगा साहब से पूछा। उनका जवाब क्या था, आप सुनिए। हमारा उनके साथ, ईरान के साथ काफी समय से काउंटर टेररिज्म को लेके कॉपरेशन एनएसए के माध्यम से बना हुआ, और कई मीटिंग्स भी हो चुकी हैं जिसमें ईरान, रशिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। इससे पहले भी इस तरह की बातें और मीटिंग्स हुई हैं। ये ऑन गोइंग एक्सरसाइजेस हैं जो इधर कुछ समय से बंद पड़ी हुई थी, नहीं हो रहा था। भारत की नीति यह है कि ईरान से दोबारा अच्छे रिश्ते बनाने की, और दूसरे ये है कि भारत और ईरान दोनों ही पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद से चिंतित, परेशान हैं, पीड़ित हैं। और दूसरी तरफ ये कि एक नया खतरा अफगानिस्तान में जब से तालिबान आए हैं वो भी खड़ा हो गया है। वो एक बड़ी समस्या ईरान के लिए, वो वहां पे बहुत बड़ी समस्या बनता चला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि एक रीजनल कोऑपरेशन की जरूरत है, जो पहले से भारत कर रहा है कि एनएसए की मीटिंग्स अलग अलग देशों के जो एनएसए हैं उनके साथ बैठक होती है, उनके साथ बातचीत कलेक्टिवली भी होती है, वैसे भी जब वो आते हैं उनकी बातचीत होती है, तो ये उसी का एक अंग है। ईरान मामले को लेकर हमने आज के दुनियादारी शो में भी विस्तार से बात की है। शो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप पूरा शो वहां देख सकते हैं। अब अगली बड़ी खबर पर चलते हैं। अगली बड़ी खबर मणिपुर से जुड़ी है। 17 जनवरी के बुलेटिन में हमने मणिपुर के मोरे इलाके में हुई गोलीबारी के बारे में बताया था। इस गोलीबारी में 2 सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। जवानों की मौत के बाद से मणिपुर की राजधानी इम्फाल में तनाव का माहौल बना हुआ है। 17 जनवरी यानी बुधवार की रात मीरा पैबी संगठन से जुड़ी महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। तेंगनोपल जिले में हुए प्रदर्शन में महिलाएं हाथों में मशाल लेकर सड़कों पर उतरी। इन महिलाओं ने मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के आवास को भी घेरने का प्रयास किया। इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों से झड़प भी हुई। गुस्साई भीड़ ने पुलिस मुख्यालय को भी निशाना बनाया। मणिपुर पुलिस के अनुसार जब सुरक्षा बलों ने उग्र भीड़ को पीछे ढकेला तो उसमें से हथियारबंद लोगों ने पुलिस पर गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में बीएसएफ के 3 जवान कांस्टेबल गौरव कुमार, सहायक उप निरीक्षक सोबराम सिंह और रामजी घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए इम्फाल के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने मोरे में हुई गोलीबारी की निंदा की है, लेकिन उनकी एक मांग है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट को खत्म करने की। ये एग्रीमेंट लगभग 16 साल पहले उग्रवादी समूहों के साथ राजनीतिक बातचीत शुरू करने के मकसद से किया गया था। समझौते पर 22 अगस्त 2008 को हस्ताक्षर किए गए थे। मणिपुर में इस वक्त लगभग 32 कुकी विद्रोही संगठन हैं, उग्रवादी संगठन। इनमें से 25 समूह ऐसे हैं जो भारत सरकार और मणिपुर सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय एग्रीमेंट के अंदर आते हैं, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस की। आप भी कुछ नहीं करेंगे, हम भी कुछ नहीं करेंगे। इसमें तय हुआ ये कि ये समूह भारत के संविधान को मानेंगे और राजनीतिक स्तर पर बातचीत शुरू करेंगे, लड़ना छोड़कर। मीरा पैबी संगठन से जुड़े प्रदर्शनकारी इस समझौते को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। नए साल की शुरुआत से ही मणिपुर का मोरे इलाका हिंसाग्रस्त है। 2 जनवरी को यहां हुए हमले में 7 सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे। आखिर मोरे में लगातार हो रही हिंसा के पीछे शुरुआत कहां से है, वहां की ज़मीनी हालत क्या है, इस पर हमने बात की इंडिया टुडे की ओर से मणिपुर पर लगातार कवरेज कर रहे इंद्रजीत से। हर 1-2 महीने के बाद हमें ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं एक वायलेंस इंसिडेंट होता है, रिपोर्ट होता है। और हमने देखा कुछ दिन पहले किस तरह से बिष्णुपुर इलाके में हुआ, और आज फिर से पिछले 2 दिन में मोरे टाउन में हिंसक झड़प देखने को मिली है, जिसमें 2 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और जो आर्म्ड मिस्क्रेंट्स हैं, जिनके पास अभी भी वो हथियार है, जो मणिपुर में जब ये एथनिक क्राइसिस या एथनिक वायलेंस शुरू हुआ पिछले साल मई के महीने में, तब ये रिपोर्ट आया था कि बहुत सारे ऐसे पुलिस स्टेशन हैं और जो सरकारी जो आर्म्स रखने का जो सरकारी आर्म्स स्टॉक्स है पुलिस स्टेशन में, उसकी लूट हो गई थी। और उसके बाद हमने देखा पिछले 9 महीने में बार बार सरकार की ओर से ये कहा गया है कि जिस किसी के भी पास, सिविलियंस के पास सरकारी आर्म्स इस वक्त मौजूद है, वो सरकार को वापस कर दे। इनफैक्ट होम मिनिस्टर अमित शाह जब पिछले साल गए थे, मणिपुर क्राइसिस जब चरम पे थी, जब हाइट पे थी, तब उन्होंने भी ये कहा था
ये रिक्वेस्ट किया था सबको कि वो अपना हथियार डाल दे, और उसके साथ साथ ये चेतावनी भी दी गई थी कि सीरियस एक्शन लिया जाएगा सरकार की ओर से अगर एक टाइम फ्रेम में, एक समय सीमा बांध दिया गया था, उसके बीच में अगर लोग अपना हथियार ना डालें और समर्पण ना करें। लेकिन अभी तक जो 100% रिकवरी है वो नहीं हुआ है, और मोरे जैसे इलाके में अभी भी कुछ हफ्तों के बाद बार बार इस तरह का घटना सामने आ रहा है, जहां पे जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनके जो पोस्ट है उनके ऊपर अटैक हो रहा है, फायरिंग, गोलीबारी हो रही है। और इस गोलीबारी में इस बार 2 सिक्योरिटी पर्सनल की, एक मणिपुर राइफल्स के जवान, एक हवालदार, उनकी मौत होने की खबर आ रही है। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो एक यूनिफाइड कमांड बनाया गया है जिसमें कुलदीप सिंह सीनियर ऑफिसर उनको रखा गया है। लेकिन मणिपुर, स्पेशली इंफाल वैली में काफ़ी आक्रोश है, और ये जो हादसा हुआ है मोरे में, इसके बाद महिलाएं, स्पेशली मीरा पाइबीज, बहुत सारे ज़िले में वो रात में टॉर्च उन्होंने निकाला, और ये वो कह रहे हैं कि क्यों इस तरह से बार बार सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर अटैक हो रहा है, क्योंकि जो इंफाल वैली है, इस रीजन में इस तरह का एक परसेप्शन है कि ये जो अटैक्स बार बार सिक्योरिटी पर्सनल के ऊपर हो रहा है, ये संदिग्ध कुकी आतंकवादियों द्वारा किया गया अटैक्स है, ये कहा जा रहा है इंफाल वैली में। हालांकि इसकी इन्वेस्टिगेशन, जांच अभी चल रही है। पुलिस की ओर से ये नहीं कहा गया है कि कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। ये अनआर्म्ड मिस्क्रिएंट्स कहा जा रहा है, अनआइडेंटिफाइड मिस्क्रिएंट्स कहा जा रहा है। लेकिन इंफाल वैली में आक्रोश कुकी संप्रदाय के खिलाफ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कुछ कुकी इंसर्जेंट्स जो म्यांमार से, जो पोरस बॉर्डर है उससे मणिपुर घुस रहे हैं, वो इस तरह का अटैक्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। तो आज के दिल टॉप शो में इतना ही। अपना और अपना को ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी ऐसी कामना के साथ आज विदा ले रहे हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।